हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 2 जून 2025 और देख लेते हैं आज हमारे पास में कितने आर्टिकल्स है। देखो, 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो मीथेन एमिशन को लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड है, पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड एफर्ट्स क्या है, क्या चीजें हैं, सारा समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, टोबैको और कैंसर का क्या लिंक है और किस तरीके से हमारे देश में टोबैको पॉलिसीज बहुत ज्यादा फिसड्डी फेल साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहां पर हमें क्या और एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो 2 आर्टिकल्स, 2 थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल आपसे, व्हाट इज इंडिया स्टांस ऑन मीथेन एमिशन पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। जीएस पेपर 3 के पर्टिकुलर टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है अगर हम चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट हो। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं हमें पता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिजास्टर्स का सामना करना पड़ रहा है, लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में मीथेन सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि वर्ल्ड में जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आप सोचो कि ये एक ऐसी गैस है जिसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, हुई है बट एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है। मीथेन की अगर बात करें तो ये कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं है, ऑर्डरलेस, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है या स्मेल नहीं होती है। और इसको ओरिजिन होने के 2 तरीके हैं। नेचुरली भी ये अपने आप ओरिजिनेट होती है, तो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होती है। नेचुरली तो क्या है, जो वेटलैंड्स होता है ना, तो वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिके करने की वजह से ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस गैस के तौर पे CH4 मीथेन एमिट होती रहती है। वहीं पर टर्मिट्स हैं, वॉल्केनोज हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, उनसे भी आपकी मीथेन एमिट हो जाती है। तो नेचुरल सोर्सेज का आपको आइडिया होना चाहिए। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में, तो सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन करता है एग्रीकल्चर, लगभग 40%, जिसमें एनिमल मेन्योर, राइस कल्टीवेशन ये मेजर हैं। चावल की खेती से बहुत ज्यादा एमिशन होता है। वहीं पर फॉसिल फ्यूल सेक्टर की बात करें तो वो 35% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें हम ऑयल या फिर नेचुरल गैस का जो बर्न करते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा होता है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, वो क्या होता है, विद द टाइम डिके करते हैं और उसकी वजह से भी मीथेन एमिशन होता है। तो आपके जो लैंडफिल्स हैं, कचरे के जो बहुत बड़े ढेर लगे रहते हैं, ओपन डंप्स हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, इनसे भी मीथेन का एमिशन होता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो एमिशन का एक ये सीक्वेंस हमें ध्यान रख लेना है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, दूसरा फॉसिल फ्यूल और तीसरा वेस्ट मैनेजमेंट। इनकी वजह से एमिशन हमारे अच्छा खासा होता है। और वैसे देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करें तो वो गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और जो सनलाइट आ रही है जो शॉर्ट वेव फॉर्म में होती है उसको तो अलाउ करती है कि आ जाइए आप, वेलकम, ठीक है। बट आउटगोइंग जो अर्थ सरफेस से टकरा करके जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं ना, उनको वो रोक लेते हैं। कहने का मतलब इनकमिंग रेडिएशन के लिए तो बिल्कुल ओपन ट्रांसपेरेंट, आइए वेलकम, और आउटगोइंग जो रेडिएशन है लॉन्ग वेव, उनके लिए ओपेक, मतलब वो उनको रोकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, अंदर आने वाली हीट तो आ रही है लगातार, बट आउटगोइंग हीट को ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। इसी वजह से तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स में चेंज आ रहा है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं। तो ये सिनेरियो यहां पर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मीथेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग, कुकिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इनमें आपको यूज होता हुआ दिखेगा मीथेन का। इसके अलावा हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग हो, अमोनिया हो या मेथनॉल के प्रोडक्शन की बात करें, मीथेन एज इनपुट काम में आता है। इसके अलावा जो CNG और LNG की बात भी करें, जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं फ्यूल के लिए, हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, वहां पर भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप उठा के देखोगे तो CNG में 80 to 90% मीथेन कंटेंट होता है और LNG में 85 to 90%, तो 80 से 90% मीथेन कंटेंट इनमें भी होता है। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा हमारी लाइफ में इसका यूज हो रहा है। इसके अलावा देखें तो यूटिलिटी लगातार हो रही है मीथेन की, बट क्लाइमेट के ऊपर हमें अटेंशन अगर देनी है तो मीथेन को एमिशन में हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ, ये बात सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में मीथेन का लाइफ स्पैन थोड़ा कम है, बट जो इंपैक्ट है ना, जो रेडिएशन को रोकने की क्षमता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा आपको मीथेन की मिलेगी। कम लाइफ में भी ज्यादा इंपैक्ट दे जाती है ये। तो ऐसे में जैसे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, मीथेन एमिशन को हमें टैकल करना होगा और ये बिल्कुल राइट टाइम है। जग गए सब ठीक हो जाएगा, नहीं जगे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या हुए हैं। देखो, मीथेन एमिशन को रोकने से रिलेटेड बातें तब से शुरू हो गई थी जब हमने क्लाइमेट चेंज को एक रियल सेंस में ग्लोबली रिकॉग्नाइज करके उस पर काम करना स्टार्ट किया, और वो हुआ था 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान। और उसी टाइम पर UNFCCC जो एक एग्रीमेंट था, फ्रेमवर्क था, वो फाइनल कर दिया गया था। उसमें इसको
जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कंट्रोल करने की बात की थी, और उसी में एक कॉन्सेप्ट आया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज का असर सबको उठाना पड़ेगा, सबके ऊपर इसके नेगेटिव असर आएंगे, चाहे फिर अमीर हो चाहे गरीब हो। फर्क इतना सा है कि कौन ज्यादा जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देने में। तो कौन ज्यादा जिम्मेदार थे भाई? डेवलप्ड कंट्रीज ना। तो उनको कह दिया कि देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी जो मतलब कंसर्न हमारे सबकी कॉमन है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखना होगा कि किसने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने एडवांसमेंट के चलते जो फॉसिल फ्यूल को बर्न किया है, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। आज अगर डेवलपिंग कंट्रीज अगर क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं या आगे नहीं आते हैं, तो उसके पीछे डेवलप्ड कंट्रीज को सोचने की जरूरत है कि भाई तुम लोगों ने जो पैसा बनाया था, उस पैसे का मतलब आप देखो कि आपने एमिशन किया, तो उसमें आपने क्या आज के टाइम पर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प दी? तो आप क्लाइमेट फाइनेंस पे जाइए, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, आप जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, जिससे कि वो फर्दर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल कर सके अपने लोकल लेवल पे। तो ये चीजों का आइडिया जो था ना, जिसको हमने बोला कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोर और लेस 1992 में आ गया था। बट सवाल यह कि क्या इसके इंप्लीमेंटेशन पे काम होने लग गया? नहीं। इसमें ना तो ग्रीन हाउस गैसेस को स्पेसिफाई किया गया था, और ना ही ये कि कितना टारगेट होगा, कौन कितना एफर्ट करेगा। बट हाँ, प्रिंसिपली बात होना स्टार्ट हो गई थी 1992 में। अब आगे क्या होता है कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है, और उसमें यह कहा था कि 2005 तक क्योटो प्रोटोकॉल के जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी आप कह सकते हो फ्रेमवर्क है, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस को एनलिस्ट किया गया था। नाम याद रख लेने हैं। वो 6 कौन कौन सी थी? देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, एक आपकी मीथेन थी, एक नाइट्रस ऑक्साइड N2O, राइट। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, परफ्लोरोकार्बन्स हो गए, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। इस तरीके से टोटल 6 का फिगर था। अब आप देखो इसमें मीथेन का इन्वॉल्वमेंट रहा कि नहीं। अब क्योटो प्रोटोकॉल में इस पर ध्यान दिया गया, ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्टिंग हो गई, और एमिशन रिडक्शन को भी टारगेटेड मैनर में फाइनल किया कि देखो मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हुई है, तो उन लोगों को अपने टारगेट्स को 2005 तक इंप्लीमेंटेशन में ला देना है। तो इसके बाद में ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। पर वही बात है, पेपर पे बातें बहुत हुई, लंबी लंबी बातें हो गई, हाँ जी हम सब कर लेंगे, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। फिर 2015 में आपको होता है पेरिस एग्रीमेंट, होता है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। उसमें एक और चीज ऐड कर दी गई थी, नेशनली डिटरमाइंड अप्रोच या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC। इसका मतलब ये था कि जो भी कंट्रीज अपनी क्षमता के हिसाब से जितना भी एफर्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में, रोकने में, वो वॉलंटरीली अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। इसका मतलब हर नेशन अपने हिसाब से डिटरमाइन करने की वो कितना टारगेट लेकर के आगे चलना चाह रहे हैं एमिशंस को रिड्यूस करने में। इसमें आप देखोगे कि कोई एमिशन के रिडक्शन को टारगेट ले रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी के इंट्रोडक्शन की बात हुई, कार्बन सिंक क्रिएट करने की बात हुई, इंडिया ने भी अपनी तरफ से अपना स्टैंड किया। बट रीसेंट ईयर्स की बात करें तो मीथेन को लेकर के बातचीत भी अब होने लगी। अब क्या है कि अभी तक पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट तक ज्यादातर फोकस किस पे था? कार्बन डाइऑक्साइड पे, कि बोले ये सबसे ज्यादा हम रिलीज कर रहे हैं, इसकी लाइफ भी बहुत लंबी है, तो ऐसे में इसको हमें कंटेन करना है। बट मीथेन कम समय में भी बहुत कुछ कर जा रही है, तो ऐसे में मीथेन के एमिशन को रोकने के ऊपर भी काम हुआ। तो ऐसे में इसको इफेक्टिवली और अफोर्डेबली कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ रहा है। अब होता क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी 26वीं मीटिंग होती है ग्लासगो में। तब पहली बार ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया कि हाँ भाई सभी कंट्रीज वॉलंटरीली अपनी खुद की इच्छा से ये डिसाइड करें कि हाँ हम क्या टारगेट लेके चले जिससे कि मीथेन के एमिशन को रिड्यूस करें। टारगेट उसमें यह था कि 2030 आते आते 2020 में जितना मीथेन का एमिशन था उसमें 30% तक का हम रिडक्शन कर देंगे। इस चीज को और ज्यादा इंक्रेज करने के लिए एक रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया गया, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया। नाम बोला गया उसको इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। इसका मतलब ये कि मीथेन एमिशन कितना हो रहा है, बातें होने के बाद में एक्चुअल में कितना उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको टाइमली प्रॉपरली देखा जा सके, उसके ऊपर काम करना मेन टारगेट था। तो इस तरीके से ये एक ऑब्जर्वेटरी UNEP ने लॉन्च कर दी, जो कि मोर और लेस एक तरीके का डेटा कलेक्शन का काम करेगा। और UNEP ने इसी के आधार पर मीथेन अलर्ट्स एंड रिस्पांस सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो कि 2022 में ऑर्गेनाइज हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट में, वहां पर इस पे एक और कदम एडवांस बिठा दिया कि हाँ भाई अब हम इस तरीके से डेटा भी रिलीज करेंगे कि कहां पर कितना मीथेन एमिशन कौन सा कंट्री कर रहा है और कौन कितना एफर्ट कर रहा है। तो मार्स क्या है बेसिकली, ये जो मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम है जो UNEP के थ्रू ही आया है, आप देखोगे कि ये सैटेलाइट बेस्ड एक मैकेनिज्म तैयार हुआ जिसमें डिटेक्शन हो और कंट्रीज को नोटिफाई कर दिया जाए रीजन वाइज।
फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो हुई वो ऑर्गेनाइज हुई थी दुबई में। उसमें फिर ऑयल एंड गैस डीकार्बोनेशन चार्टर फाइनलाइज किया गया, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसमें ऑयल की बात करो या नेचुरल गैस की बात करो जो हम अंदर के अर्थ के गर्भ से निकाल रहे हैं बाहर, तो उसमें कार्बन कंटेंट अच्छा खासा है, और कार्बन और हाइड्रोजन का ही तो कॉम्बिनेशन है आपका मीथेन CH4। तो बोला कार्बन पे डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी तो मीथेन पे भी हमारे रिलायंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और उसमें यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक हमें अपस्ट्रीम में जो भी प्रोसेस होते हैं उनमें मीथेन एमिशन को बिल्कुल नील कर देना है। दैट मींस जो भी हमारा ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन प्रोसेस, गैदर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा जो काम होता है इसको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें बोला मीथेन के एमिशन को हमें 2030 तक आते आते बिल्कुल खत्म कर देना है। इसलिए ये चार्टर जो था ये फाइनलाइज किया गया COP28, दैट मींस दुबई में। फिर क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 बाकू अजरबैजान में होती है, और उसमें 30 कंट्रीज ने डिक्लेरेशन फाइनलाइज कर दिया, डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट। ये प्रोसेस चल रहा है ग्लोबल एफर्ट्स का कि कैसे कदम से कदम आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, इसमें यह था कि हम कैसे भी करके ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लेंगे जिसके चलते मीथेन के एमिशन को हम रिड्यूस करेंगे, और उसके लिए डिक्लेरेशन फाइनली हो गया। इस डिक्लेरेशन में क्या था, हमें ऑर्गेनिक वेस्ट से, जो कचरे से जो मीथेन एमिशन होता है, मैंने बताया आपको कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर 40% कंट्रीब्यूट करता है, फॉसिल फ्यूल 35% कंट्रीब्यूट करता है, और वेस्ट मैनेजमेंट 20%। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ना, कचरा वाला मामला, जहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट जब डिके करता है तो वहां से मीथेन रिलीज होती है, तो उस पर हमें 20% को रिड्यूस करने के लिए काम करना। मीथेन एमिशन ड्यू टू ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन, उसको हमें मिनिमाइज कर देना है। चाहे फिर वो फूड का बचा हुआ जो रिमेन पार्ट होता है, एग्रीकल्चर हो गया, सीवेज हो गया, इनको हमें ट्रीट करने पे काम करना। तो ये बाकू में फाइनलाइज हो गया। अब देखो आज के टाइम पर अगर देखें जो एफर्ट्स हो रहे हैं तो उनमें कटिंग एज सॉल्यूशंस पे भी काम किया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव 2004 में लॉन्च हो गया था। इसमें मार्केट्स का पार्टनरशिप, इसका मतलब एक इंडस्ट्रियल अप्रोच, वो भी ग्लोबल लेवल पे, कि कैसे करके हम मीथेन को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके एमिशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यों ना हम इंडस्ट्रियल और जो गवर्नमेंट लेवल का इंटीग्रेशन है वो कोलैबोरेशन लेकर के काम करें, है ना। अब कोलैबोरेशन में की इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव काम में पार्टिसिपेट करते दिखे। इसमें एक तो था क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, दूसरा था ग्लोबल मीथेन हब, और तीसरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इनका टारगेट ये था कि ग्लोबल मीथेन एमिशन को हमें रिड्यूस करना है। तो ऐसे में ये ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है ना, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के आधार पर लिया हुआ एक कदम हो गया, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को जो कि इफेक्टिव हो, अफोर्डेबल हो, उस पर काम किया जाए। ये चीज पे सेंटर्ड थी। फिर आप बात करोगे पिछले 2 दशकों की, तो GMI ने ग्लोबल अवेयरनेस को तो बढ़ाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है अपनी तरफ से। ठीक है, इससे हेल्थ इंपैक्ट क्या आते हैं, इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसे लाया जा सकता है, कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन पे काम किया इस GMI ने, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव ने। इसके अलावा GMI ने कुछ वेरियस इवेंट्स को भी स्पॉन्सर किया जिसके थ्रू मीथेन अवेयरनेस के बारे में बताया जा सके। जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं उतना मीथेन के बारे में भी अब जानना हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे GMI का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें मीथेन मिटिगेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन समिट ऑर्गेनाइज हुई थी जून 2 से 4 के बीच में 2025 ऑस्टिन टेक्सास US में। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडस्ट्रियल डीकार्बोनेशन नेटवर्क, और इस समिट में मेन टारगेट यह था कि जो भी एनर्जी कंपनीज हैं, NGOs हैं, या फिर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो साथ मिलकर के बातचीत करें, एंगेज करें, डायलॉग में आए, और फिर वो मीथेन एमिशन को मिनिमाइज करने पे एफर्ट लगाएं। इसमें ये जो समिट था ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी था। इसका मतलब एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप लर्न कर सको, वो चीज होगी। डिस्कशन का मेन फोकस था कटिंग एज सॉल्यूशंस पे काम किया जा सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें मीथेन एमिशन को मेजर किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, कितना हो रहा है, कहां हो रहा है, और कैसे हम उसके रिडक्शन पे काम कर सकते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंडिया के स्टैंड की। देखो, इंडिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेज जो COP26 ग्लासगो में हुआ था ना, उसको साइन नहीं किया है, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि इंडिया का मेन टारगेट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कितना है, 100 साल, जबकि मीथेन का केवल 12 साल ही होता है। तो इंडिया का थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, और इंडिया उसको लेकर के बड़ा एंथुसियाज्म के साथ में काम भी कर रहा है। मीथेन एमिशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होती है कि जो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एंथ्रोपोजेनिक कॉज है, 40% कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर जैसे जो काम है ना, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इन पे डिपेंडेंसी हमारे लिए, हमारे देश में लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। आपको पता है छोटे फार्मर्स हैं, वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए एनिमल भी रखते हैं भाई, और एनिमल्स जो रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर है, गाय भैंस और ये, है ना, तो उनके जो पेट के अंदर
जो एंट्रिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो भी मीथेन प्रोड्यूस करता है। चावल की खेती हमारे यहां पर कितनी ज्यादा होती है तो उससे भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है, पैडी कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे यहां पर जिंदगी का मामला है। तो वहां पर इंडिया क्यों आगे आएगा भाई? सीधी बात है कि मीथेन एमिशन अगर हो रहा है हमारे लोगों को पेट भरने के चक्कर में, तो हम पेट पे लात नहीं मारेंगे हमारे लोगों के, सीधी बात है। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, इन पे हम काम नहीं कर सकते। इसके लिए काम करने के लिए हमें ऑल्टरनेट्स पे काम करना होगा। अब ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, इसकी वजह से फार्मर्स के इंपैक्ट पे भी असर जा सकता है अगर इंडिया ज्वाइन करे। राइस प्रोडक्शन जिसके चलते इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो भी फिर हमारे लिए खतरे की बात हो जाएगी। और अल्टीमेटली मामला देखो सर्वाइवल का है। ठीक है, तो एसेंशियल है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। ये कोई हमारे देश में जो मीथेन एमिशन है ये क्या कोई लग्जरी की वजह से थोड़े ना हो रहा है? जैसे कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर तो लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है एग्रीकल्चर का, तो वहां पर तो मुनाफे के चक्कर में एमिशन हो रहा है। हमारे यहां पर पेट भरने की बात है भाई, तो थोड़ा सा वो सोचने वाली बात होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में मीथेन एमिशन को रिड्यूस करना, हमारे फार्मर्स के ऊपर बर्डन डालना क्या ठीक होगा? रिड्यूस करना ठीक बात है, पर फार्मर्स के ऊपर बर्डन डालना क्या हमारे लिए प्रॉपर होगा? क्या हमारे देश में मार्जिनलाइज जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, बहुत कमजोर फार्मर्स हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाएगी। इसके अलावा फिर भी इंडिया ने कुछ एफर्ट्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें हम मीथेन रिडक्शन प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं, जो भी हमारी खेती होती है चावल की, उसमें क्या हो रहा है कि हम राइस इंटेंसिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा चावल की खेती हो सके। इसके अलावा डायरेक्ट सीडेड राइस, पहले तो क्या होता था कि नॉर्मली हमारे यहां पे क्या होता था कि पहले छोटी छोटी क्यारियों में सीडलिंग तैयार कर दिया राइस का और उसको ले जाकर के फिर खेतों में लगाते थे, तो डबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, बट अब डायरेक्टली अब चावल का बीज जो है खेत में लगेगा और वहीं से सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि पैडी कल्टीवेशन की वजह से एमिशन ज्यादा हो रहे हैं तो हम दूसरी पे चले जाते हैं। इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो हमारा कह सकते हैं कि सप्लाई है वो भी प्रॉपर्ली मैनेज हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा मीथेन प्रोडक्शन को हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं एनिमल लाइव स्टॉक प्रोसेस के थ्रू भी जो काम हो रहा है उसमें भी। तो उसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट, भाई जो एनिमल्स है, मैंने बताया रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनमें एंट्रिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? तो एक तो ब्रीड इंप्रूवमेंट हो सकती है जो कि कम मीथेन एमिट करे अपने जो भी फूड प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके थ्रू। इसके अलावा बैलेंस्ड रैशनिंग, जानवरों को जो फीड हम करते हैं उसमें हम ऐसा कुछ खिलाएं जिससे कि मीथेन एमिशन उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू मिनिमाइज हो जाए। और इस चीज पे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के थ्रू काम कर रहा है। इसके अलावा गोबर धान नाम से भी हमने इनिशिएटिव ले रखा है। ये एक नेशनल बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम है, जिसके तहत जो भी कैटल वेस्ट होता है, जो गोबर निकलता है, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, उसको हम बायोगैस प्रोडक्शन में और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में काम में लें, जिससे कि एमिशन मिनिमाइज हो सके और खेतों में भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सके, और इसका सीधा असर हमारी रूरल एरिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मीथेन आज के टाइम पर 30% के लगभग कंट्रीब्यूट करता है। अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की बात करें, मैंने बताया आपको कि जो फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन है 30% से ज्यादा के लगभग है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और अगर उस पर काम नहीं किया गया तो यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि 2020 के कंपैरिजन में 2030 तक 13% मीथेन एमिशन राइज हो जाएगा अगर हमने एमिशंस पे काम नहीं किया। इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि देखो मीथेन का जो यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, देखो एक तरफ तो फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, और एक होता है कि हाँ भाई हमारे यहां पर मोबिलिटी को हम इंश्योर करना चाह रहे हैं, तो फिर वहां पर भले ही आप इफेक्टिवली काम कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आप प्रमोट कर सकते हो, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हो। बट उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉपर्ली निभा नहीं रहे। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट फाइनेंस पे काम करे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी सहायता करे। इसके अलावा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आप राइस की बजाय बाकी दूसरी क्रॉप्स को ग्रो करें। इससे क्या होगा, आपकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है फूड चेन में वो भी अच्छी होगी और एमिशन ऑफ मीथेन वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मोनोकल्चर से हम शिफ्ट करें, जो कि हमारे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में जो आपको पता है किस तरीके से चावल की खेती पर रिलायंस होती है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं विद द टाइम। इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी भी आएगी एग्रीकल्चर सिस्टम में, क्योंकि सॉइल एक ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, अगर उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वहीं से आने वाली है। क्योंकि टॉप सॉइल का 10 सेंटीमीटर थिकनेस 10 लाख साल में डेवलप होता है, आप ये मान के चलिए, तो वो लगातार खत्म होता चला जा रहा है। तो उससे बड़ा डिजास्टर्स कंडीशन शायद कुछ और ना बने, तो उसमें हमें मोनोकल्चर की तरफ, मोनोकल्चर से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर हमें मल्टीकल्चर क्रॉपिंग के ऊपर भी जाने की जरूरत है।
साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इमीडिएट कॉस्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज हमें एक्सपेंड करनी होगी। डेवलप्ड कंट्रीज के पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, तो भाई क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, डेवलपिंग कंट्रीज की सहायता करें वो, ठीक है। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं कटिंग मीथेन एमिशन की। हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल सेक्टर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मीथेन एमिशन को डिटेक्ट करना और उसको टैकल करना, उस पर इंडस्ट्रीज ऑलरेडी काम कर रही है। देखो एग्रीकल्चर भी एमिट करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी एग्रीकल्चर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, आपके सर्वाइवल के संबंध में है। वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन और ये सारा जो है, यहां पर अगर मीथेन एमिशन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, इसके लिए काम हो भी रहा है तो उसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे तो लाने की जरूरत है, तो काम किया जाए। अब क्या है, मीथेन मिटिगेशन समिट का समिट होने वाली है अपकमिंग डेज के अंदर, तो एनर्जी सेक्टर को इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, राइट। उन सेक्टर्स को थोड़ा सा स्पेस दो जहां पर सर्वाइवल की बात है, जहां पर हम काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर, तो वहां पर काम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम टी स्टाल टू ट्यूमर, टोबैको अफोर्डेबिलिटी फ्यूलिंग कैंसर एपिडेमिक इन इंडिया। चाय सुट्टा कल्चर के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। जीएस पेपर 2 का हेल्थ वाला आर्टिकल जो आपका टॉपिक, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो इसमें सुट्टा ब्रेक की बात कही जा रही है कि लोग ब्रेक के नाम पर थड़ी पे जाएंगे, टपरी पे जाएंगे, चाय लेंगे, सुट्टा लेंगे और वहां पर इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाई लेवल की कॉन्वर्सेशन हो रही है। शायद जिस स्पीड से आइडियाज कम्युनिकेट होते हैं उससे ज्यादा स्पीड से स्मोक वहां पर फ्लॉट करती है, लोग सुट्टा खींचते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते ना, ऑफिस में हो या फिर बाहर, उन लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले इंडिविजुअल अपना तो कर रहे हैं, प्लस साथ में जो इंडिविजुअल नॉन स्मोकर्स है उनको भी इनहेल करवा रहे हैं वो स्मोक, तो ऐसे में वो सेकेंडरी या फिर क्या सेकंड हैंड स्मोक हो जाता है, वो उनके लिए भी खतरनाक है। अभी गेट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, उसने ये कहा कि इंडिया में 42% मैन और 14% वुमेन टोबैको कंजम्पशन कर रही हैं। इसके अलावा वर्ल्ड स्मोकलेस टोबैको की बात करें तो इंडिया 70%, आप देखो टोबैको, स्मोकलेस टोबैको जो तंबाकू चबाने का होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं ना, उसमें इंडिया 70% अकेला कंट्रीब्यूट करता है। गुटखा चबाना, खैनी चबाना, वो सारी चीजें। स्मोक टोबैको की बात करें तो गांवों में सिगरेट थोड़ी महंगी होने के चक्कर में बीड़ी ज्यादा पीना प्रेफर किया जाता है, बट आजकल क्या होने लग गया कि सिगरेट को भी ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न और कूल लुक वाली बात आ जाती है। वहीं पर वर्ल्ड ओवर देखें ग्लोबली तो सिगरेट का मार्केट सबसे बड़ा है, और हमारे देश में बीड़ी का मार्केट अच्छा खासा है सिगरेट के कंपैरिजन, क्योंकि गांव के अंदर बीड़ी ज्यादा पी जाती है। बट आजकल थोड़ा सा बीड़ी की बजाय प्रेफरेंस क्या होने लग गई है, सिगरेट के ऊपर। और बीड़ी क्या है, अफोर्डेबल होती है, राइट। सिगरेट क्यों पीने की आदत डाल रहे हैं लोग, मॉडर्न कूल लगता है, छल्ले बनाएंगे फिर वो है। अब यहां पर बीच बीच में कुछ स्टोरीज दी हुई है कि मैं देखता हूं या मैं देखती हूं कि किस तरीके से मेरे अंकल टोबैको खाया करते थे, बहुत लेट हो गया था जब हम जगे कि टोबैको की वजह से उनको कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। केस स्टडी के साथ में एग्जांपल्स भी आ रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे देश में टोबैको कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। मेल कैंसर इंसिडेंसेस हमारे यहां पर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से डेथ रेट भी बढ़ रही है। हमारे यहां पर जनरली अगर देखें मेल्स में तो आपको लंग कैंसर, मतलब वर्ल्ड वाइज देखें, वर्ल्ड वाइज तो आपको लंग कैंसर सबसे ज्यादा दिखेगा, और इंडिया की बात करें तो हमारे यहां पर लिप, ऑरल कैंसर टॉप में आते हैं और लंग कैंसर उसके बाद आता है। हमारे यहां पर चबाने वाला जो टोबैको है वो ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। इस बात के ऊपर एक और आप केस देख सकते हो कि गुटखा पाउच जो है वो एनी टाइम पॉकेट में रहता है और एक गाल में भरा रहता है। ये हालात चल रहे हैं और इतना आसानी से मिल जाता है कि बस पूछो मत, हर जगह पे। और मैं बता दूं, कोविड टाइम पर लोग चाहे कुछ सही टाइम पे घर पे खाना आया कि नहीं आया पता नहीं, बाकी अपनी खुद की तलब को मिटाने के लिए, अपनी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए दूर दूर तक जो एक पैकेट 50, 60, 70 रुपए में आता है उसको 800, 1000 रुपए में भी खरीद के लेकर के आए थे। इतनी ज्यादा मतलब एडिक्शन हो चुकी है। फिर आ जाओ फाइनेंशियल बर्डन की बात कर लें। टोबैको की वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट भी अच्छी खासी है, लगभग 1.77 लाख करोड़ रुपए। हमारी जीडीपी का 1.04% टोबैको कंजम्पशन पे खत्म हो रहा है। ये 2017-18 का डेटा, अब तो पता नहीं कितना बढ़ चुका होगा। स्मोकिंग की वजह से ये जो कॉस्ट है ये 74% है, और 26% रिमेनिंग जो बच गया वो जो च्यूइंग वाला जो टॉपिक होता है एसएलटी, उसकी वजह से। तो ऐसे में हेल्थ और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से नुकसान है। और ये राजीव के पिता, राजीव अपने 3 बच्चों के पिता होने के नाते उन्होंने रियलाइज किया कि यार जब टोबैको खाते हैं तब तो बहुत सस्ता लगता है, पर उसकी वजह से जब बीमारी होती है तो हॉस्पिटल के बिल लंबे लंबे आते हैं, तब पता पड़ता है कि टोबैको कितना महंगा था, राइट। इंडिया के अंदर ड्यूअल चैलेंजेस है, हेल्थ का भी, इकोनॉमिक बर्डन मैंने बताया, लंग कैंसर स्क्रीनिंग जो है उसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। रीजन बीइंग कि हमारे यहां पर टीबी के केसेस अभी खत्म नहीं हो रहे हैं। टारगेट लेकर के चल रहे हैं एम्बिशियसली कि टीबी फ्री कर देंगे इंडिया को, 2025 का टारगेट था जहां तक मुझे ध्यान है,
बट हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लापरवाह बहुत हैं हेल्थ को लेकर के। यहां पर जरूरत है एविडेंस बेस्ड एंटी टॉबैको पॉलिसीज बनाने की। यहां पर इंडस्ट्रीज जो है उनको भी बहुत मॉरली सोचने की जरूरत है, पॉलिसी इंटरफेरेंस होने की जरूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल विल ही नहीं है, हमारे नेता लोग ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई टैक्स आ रहा है ना, लोग मरे तो मरे, हमें क्या जा रहा है, हमारा तो पॉकेट भर रहा है ना। बस उस मामले में फिर इस चीज को इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं। पहले तो जो टॉबैको बेस्ड प्रोडक्ट आते थे वो सीधे आते थे, आजकल बड़ा स्मार्ट खेलने लग गए जब से टैक्स बढ़ा है कि सुपारी या फिर पान मसाला के नाम पर अलग से एक पैक दे देते हैं और टॉबैको का अलग से पैक देते हैं। अब लोगों को क्या करना है, वो छोटी वाली पुड़िया है वो फाड़ करके और बड़ी वाली पुड़िया जो है सुपारी वाली उसमें मिक्स करके और खा लेना है, बाकी चल रहा है, रुक थोड़े ना रहा है। ये बीड़ी की कॉस्ट की बात करें तो एक चाय कप से भी सस्ता है, पर जिंदगी लेने पे आए तो आपको पता है क्या हाल कर देता है। टैक्सेशन एक अच्छा टूल है बट उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। जीएसटी को 35% तक बढ़ा दिया, ठीक है, जो भी टॉबैको प्रोडक्ट्स हैं, पर वो भी अभी डब्ल्यूएचओ का जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है कि भाई एमआरपी का 75% तक आप टैक्स लगाओ, 100 रुपए की चीज को 175 रुपए में आप बेचो, वहां तक अभी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। टॉबैको टैक्सेशन बढ़ता है तो लोग भी बड़ा एक तरीके से अलग तरीके से नया टूल निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सिगरेट का पैकेट अगर महंगा है, कोई बात नहीं, एक सिंगल सिगरेट स्टिक निकलवा करके ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 5 रुपए 15 रुपए की दे दो, आप तो खत्म करो। आज हमारे देश में सबसे बड़ी इशू क्या आ रही है वो देखो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 45 करोड़ मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स जो हैं वो इनकम वाइज राइज कर रहे हैं। तो ऐसे में सिगरेट या टॉबैको की प्राइस बढ़ाना भी है ना, वो भी कितना लिमिट करेगा। जब आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है महंगी चीजों को कंज्यूम करने में तो आप करोगे, और वही हो रहा है। और हमारे यहां पर टॉबैको प्रोडक्ट्स इसीलिए अफोर्डेबल है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें टॉबैको प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी बढ़ा देनी है कि लोग खरीद ही ना पाए। पर ऐसे में फिर बात आ जाती है इंडस्ट्री के इंटरेस्ट की, और वहां पर फिर नेता लोग आ जाते हैं बिल्कुल सरेंडर करने के लिए कि भाई हमें तो सबसे ज्यादा कोई अगर फंडिंग दे रहा है हमारी पार्टी को तो वो टॉबैको कंपनी दे रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं ये चीज। आई बात समझ में? तो टॉबैको प्रोडक्ट्स हैं वो लगातार अफोर्डेबल बने हुए हैं, प्राइस चेंज करने के बावजूद भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। इवन अंडर शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सिंपल कि टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि पहले टॉबैको और सुपारी दोनों मिक्स आती थी एक ही पैक में, अब दोनों को अलग अलग कर दिया तो टैक्सेशन से भी बच गए और काम अपना चल रहा है वो चल रहा है, और 2 रुपए एक्स्ट्रा महंगा और बेच दिया। तो कंज्यूमर भी ये सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिपर ले लेते हैं, एक बार में काम चल जाएगा, है जी, कूल दिखना है ना। इसके अलावा यूनिट प्राइस की बात की जाए तो बीड़ी का पैकेट 12 रुपए से 5 रुपए तक मिल जाएगा आपको। वहीं पर सिगरेट की अगर बात करें तो वो भी आपको इजीली, वैसे तो सिगरेट का पैकेट तो आता है 90 रुपए 95 रुपए के, पर एक देखा जाए एवरेज तो सिगरेट की एक स्टिक लेने जाए तो 5 से 15 रुपए के लगभग मिल जाती है। कहने का मतलब ओवरऑल लूप होल्स बहुत। अच्छा, स्टिक कोई परचेज करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वार्निंग प्रिंटेड है पैक पे वो भी नहीं दिखता कि भाई इसकी वजह से कैंसर होता है बच्चों, तो वो एक बाईपास का और मामला निकल गया। गवर्नमेंट को यहां पर लोगों की लाइफ बचाने के लिए और ज्यादा हार्डर कदम उठाने की जरूरत है। अफोर्डेबिलिटी को बिल्कुल आउट ऑफ द पॉकेट करने की जरूरत है। आज देखें तो पूरी दुनिया में 88 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल स्टिक सेल करना बैन कर रखा है, पर हमारे देश में पैकेट की बजाय सिंगल स्टिक कोई लेना चाहे तो ले लो। अगर एक पूरा पैकेट अफोर्ड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, एक दे दो भैया, एक सिगरेट दे दो, है जी, ये चल रहा है। 87% इंडिया में जो सिगरेट वेंडर्स है वो सिंगल स्टिक सेल करते हैं, जिसकी वजह से रिटेल लेवल पे इजीली कंजम्पशन हो रहा है। नॉर्मल अगर देखें हमारे देश में तो 170 से 180 रुपए पर डे के हिसाब से लोगों की इनकम है, तो वो बंदा 5 रुपए की बीड़ी अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, आप तो ये बता दो मुझे। कर सकेगा इजीली, और जब क्रेविंग आती है, तलब आती है, तो 5 या 15 की भी अफोर्ड कौन नहीं कर लेता। तो वो जो एडिक्शन का प्रोसेस है, रही सही में प्राइस की अफोर्डेबिलिटी है, ये दोनों चीजें मिलकर के डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन साबित हो रही है। क्या किया जाए? डब्ल्यूएचओ का एम्पावर प्रोग्राम चल रहा है जिसका मेन टारगेट है कि टॉबैको को हम कैसे कंट्रोल करें, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। हमें कैंसर के पीछे जो टॉबैको का रोल है उसको समझाना होगा लोगों को, उस पर काम करना होगा। तो प्रॉपर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो एक तो एंटी टॉबैको पॉलिसी रोबस्ट होनी चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन एकदम एक्यूरेटली होना चाहिए, और यहीं से शुरू होता है कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने की बात की शुरुआत। तो पहला है रेगुलर टैक्स हाइक, समय समय पर टैक्स बढ़ाते जाओ जिससे कि जो टॉबैको प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएं, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर आए तो लोग खरीदना बंद करेंगे या रुकेंगे। सिंगल स्टिक सेल को कंप्लीटली बैन करने की जरूरत है। टॉबैको टैक्स रेवेन्यू जो भी आए उसको फिर बाद में कैंसर की वजह से या जो भी हेल्थ क्राइसिस हमारे देश में आ रहा है उनको टैकल करने के लिए उस पैसे को यूज किया जाए, मतलब सही दिशा में ले जाया जाए पैसे को। साथ ही साथ एनफोर्सिंग प्लेन पैकेजिंग, इसका मतलब डिजाइन विजाइन नहीं, सीधा प्लेन पैकेजिंग, सिगरेट में ब्रांड का नाम और फिर वो मैक्सिमम एरिया आप ये कराओ कि भाई उसकी कैंसर कॉजिंग जो होता है। तो ये जो चाय और सुट्टा का एसोसिएशन है ना, इसको तोड़ना होगा।
हमें ये करना जरूरी है कि चाय की टपरी पे ये सिगरेट और ये चीजें हैं ये ना बिके, बट अगेन वही चीज है कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर वो एक एस्पेक्ट अलग से ऐड हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर प्रॉपर एनफोर्समेंट होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, और जो भी पॉलिसीज को बाईपास करे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे दुख की बात यह है कि हमारे यहां पर जो पॉलीथीन आती है ना, सब्जी लेने जाते हैं वो वाली, उसको भी बैन किया गया था ना, सिंगल यूज प्लास्टिक को भी। क्या हुआ, हो रहा है क्या? मुझे लगता है अब तो ज्यादा यूज हो रहा है। साथ ही साथ हमें कैंसर स्क्रीनिंग को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, टोबैको सेसेशन प्रोग्राम, टोबैको यूज करने को हमें एक तरीके से डिस्करेज करना है। तो कुल मिलाकर के यूज करने वाले और यूज करने के लिए जो फैसिलिटीज है उनको हमें रोकना जरूरी है। अल्टीमेटली शालिनी जी का एक कोट यहां पर बताया जा रहा है कि मेरे पति इकलौते ब्रेड अर्नर थे हमारी फैमिली के, बट उनके जाने के बाद में मुझे पता है कि मैं मेरे बच्चों को कैसे पाल रही हूं। बहुत मुश्किल होता है। चाय सुट्टा कैन नॉट बी ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, सिंपल बात है, सोचना पड़ेगा इस पे। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।